ईरान ने इसराइल पर बाकायदा हमला कर दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ गई है। जी हाँ, अभी जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये खबर आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इससे चंद लम्हे पहले ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर आई, जिसमें ईरान ने ये ऐलान किया कि उन्होंने सैकड़ों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर कर दिए हैं इसराइल की तरफ। और फुटेज में नजर भी आ रहा है, जाहिर है ये इराक के ऊपर से गुजरते हुए जाएंगे, फुटेज में नजर भी आ रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अब इसराइल की तरफ रवा दवा है। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनके ऊपर वॉरहेड कैरी किए जा सकते हैं, न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। यकीनी तौर पर इनके अंदर कोई न्यूक्लियर अटैक तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही इफेक्टिव, आप ये कह लीजिए कि एक टूल है अटैक करने का, जो ईरान का और इसराइल का आपस में डिस्कशन भी है, बीच में मुबारक भी है। और इससे देखते हैं कि अब इसराइल के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये एक बाकायदा हमला है, आप कह सकते हैं कि बाकायदा जंग छिड़ गई है मिडल ईस्ट के अंदर। इसका बैकग्राउंड आपको देते हैं थोड़ा सा क्विक, जो हुआ पिछले दिनों में लेबनान में, उससे पहले जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया को शहीद किया गया था वो सारा। लेकिन पहले आपको बता दें कि जो मिसाइल हिट करने जा रहे हैं, इसके लिए इसराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है जो एरो 2 और एरो 3 कहलाता है। देखते हैं कि वो डिफेंस सिस्टम कितना एंगेज कर पाता है और इन मिसाइलों की तबाही से बच पाता है या नहीं। इसका बैकग्राउंड आपको बता दें कि हाल ही में आपको एक तो पिछले एक साल से जो कुछ चल रहा है गजा में, इसराइल में, मिडल ईस्ट में, वो सब कुछ तो आपको पता ही है। लेकिन पिछले जो एक महीने की डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ही तेजी से हुई है। पहले इस्माइल हानिया साहब को शहीद किया गया, आपको पता है वो हमास के सरबराह थे। उसके बाद आपको पता है कि लेबनान की तरफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई और हिजबुल्लाह की पूरी क्यादत को तकरीबन एलिमिनेट कर दिया गया। जी हाँ, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये अब इंटरनेशनल जो डिफरेंट जरीदे हैं या सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का, उनके ऊपर ये शेयर किया जा रहा है बाकायदा। ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी लीडरशिप दिखाई जा रही है हिजबुल्लाह की, और बताया जा रहा है कि एक एक करके तमाम को एलिमिनेट कर दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स ने बहुत ही पेचीदा और बहुत ही मानी खेज स्टोरी जो है वो शाया की है, जिसमें उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह की ये जो क़यादत इनको किस तरीके से किया गया। उसमें वो शुबा इंकशाफात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आप और हम शायद सोचते भी नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक इसराइल ने जो स्मार्ट टीवी हैं, ये जो आपके घरों में ऐसे टेलीविजन जो वाईफाई के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं तो वो कहीं से भी ऑपरेट हो सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ भी, जैसे पिछले दिनों पेजर्स का धमाका हुआ था और 3000 से ज़्यादा पेजर्स, 3000 से ज़्यादा लोग उसमें जख्मी हुए थे। पेजर्स जाहिर है वो कई हज़ार जो है वो फटे थे, धमाका हुआ था और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो शहीद भी हुए थे, जहाँ बाग भी हो गए थे उन पेजर्स के फटने में। वो खैर एक अलग स्टोरी है। यहाँ वापस आते हैं क्योंकि पेजर के साथ भी किसी न किसी किस्म का मवासलाती रब्ता है, तो जो आपका स्मार्ट टीवी है उसके साथ भी इंटरनेट का क्योंकि रब्ता है। तो फाइनेंशियल टाइम्स ये बता रहा है अपने जो सोर्सेज है उनके थ्रू कि स्मार्ट टीवीज के साथ भी लोगों की रैकी की गई, जासूसी की गई, लोगों के वेयरअबाउट्स पता किए गए। फिर जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ये जो डिजिटल मीटर्स हैं, आजकल की ज़्यादातर जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं ये अपनी लोकेशन भी बताती हैं और कम्युनिकेट करती हैं। जाहिर है या सेटेलाइट करती हैं या बस कम्युनिकेट करती हैं वापस अपने मैन्युफैक्चरिंग के साथ। इसीलिए आप अपने फ़ोन के ऐप में जाएँ तो आप अपनी गाड़ी की तमाम तस्वीर उसमें देख सकते हैं कि आज आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ गई, कितने माइल उसने ट्रैवल किया, आज आपकी गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर या माइल्स चली है। तो मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो मैन्युफैक्चरर है उस गाड़ी का, उन्होंने जो ऐप बनाई हुई है वो आपके फ़ोन के अंदर आपको दे रही है, विच मीन कि वो गाड़ी कम्युनिकेट कर रही है वापस आपके मैन्युफैक्चरर के साथ। तो इसराइल ने जो गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स थे या सिस्टम था गाड़ी के अंदर, उनके थ्रू भी फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ही किया, और उसके अलावा बाकी भी जो लोकेशन जिनसे ड्राइव की जा सकती थी उनसे भी किया। एक और अखबार जो है वो ये भी बताता है कि चंद हफ्ते पहले या महीने पहले किसी ऐसे शख्स को ऐसा केमिकल लगाकर मिलवाया गया हाथ के ऊपर, जो स्पेशली असद नसरुल्लाह को, और जब उन्होंने हैंड शेक किया तो उसके बाद से उनकी लोकेशन, अब ये थोड़ी सी शायद फारफेच्ड ये कॉन्स्पिरेसी, लेकिन बहरहाल ये भी लिखा गया। लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी समझ आती है क्योंकि उसमें ऐसी डिवाइसेस का जिक्र है, और फिर उसमें ये भी बताया गया कि जो मोबाइल फ़ोन है उनका
के थ्रू लोगों की कन्वर्सेशन सुनकर भी उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप है वो कहाँ मौजूद है। अदरवाइज इतना प्रिसाइज तरीके से किस बिल्डिंग में है, किस अपार्टमेंट में है, वहाँ पर हसन नसरुल्लाह को शहीद नहीं किया जा सकता था। खुसूसन उस वक्त जब कहा जाता है कि हसन नसरुल्लाह अपनी सिक्योरिटी के बारे में बहुत मुहतात थे, अपनी सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत सीरियस लेते थे और अपनी जो पब्लिक अपीयरेंस है उसको बहुत कंट्रोल में रखते थे। तो ऐसे हालात में और फिर ये भी देखिए कि कितनी प्रिसाइज उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी हिजबुल्लाह या तमाम जो ऊपर की टियर ए जो इम्पोर्टेंट क्यादत थी सबको विद इन आवर्स और विद इन डेज जो है वो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया और नुकसान पहुंचा दिया। अब इसके बाद ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ईरान ने बाकायदा हमला किया है। इसके बाद हमने कल ही आपको खबर दी थी कि इजराइल ने जब यमन के ऊपर हमला किया, यमन से भी उन्हें ट्रबल आ रही थी, जब यमन पर उन्होंने हमला किया तो आपको हमने बताया था कि वो कितने किलोमीटर 1000 से ज़्यादा किलोमीटर गुजर कर जाना पड़ा तो या उनके प्लेन्स को, तो जाहिर है उसमें किसी न किसी या सऊदी अरब की या इजिप्ट की किसी न किसी की एयर स्पेस उन्होंने इस्तेमाल की है। तो अब ये भी डिटरमिन होना बाकी है कि इजराइल को इस खित्ते में कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये पूरे खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है जो हो रहा है वहाँ पर। अगर जैसा कि अब हम आपको बता रहे हैं कि ये तकरीबन बाकायदा जंग छिड़ गई है क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर बाकायदा हमला किया और एक स्टेटमेंट भी आई ईरानी प्रेसिडेंट की कि जब इस्माइल हानिया को शहीद किया गया तो अमेरिका समेत वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें कहा कि आप इस पर रिएक्ट ना करें, हम जंग बंदी करवाते हैं। और ईरानी सदर से मंसूब एक रिपोर्ट हुआ, एक बयान कि उन्होंने कहा कि हमसे धोखा किया गया और किसी किस्म की जंग बंदी नहीं करवाई। फिर आप ये भी देखिए कि इसकी कैसी मैसेजिंग है, कैसी पोस्चरिंग है कि अमूमी तौर पर ये कहा जाता था कि नेतन्याहू को अमेरिका कंट्रोल करेगा और अमेरिका खित्ते के अंदर जंग नहीं चाहता। लेकिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह की क़यादत को एलिमिनेट करने का, हसन नसरुल्लाह को एलिमिनेट करने का जो वक्त चूज किया वो बिल्कुल वो था जब वो अमेरिका में आए हुए थे और यूनाइटेड नेशंस में आए थे जहाँ उन्होंने बोला था। तो इजराइल ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि ना वो अमेरिका से की बात मानेंगे या हो सकता है अमेरिका उनको ये बात मनवाता ही नहीं है। भारत उनकी तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि ना वो यूएन का कोई वजन लेते हैं, ना आलमी बरादरी का कोई वजन लेते हैं, ना अमेरिका का वजन लेते हैं और या दूसरे लफ्जों में अमेरिका उनके साथ है। और ये जो अटैक उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर किया, इसके लिए वक्त चूज किया कि जब नेतन्याहू जब नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के अंदर यूनाइटेड नेशंस में खिताब कर रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान ने इसलिए कहा कि पाकिस्तान में स्टोरी चल रही है और वो ये है कि शहबाज शरीफ की तमाम लोगों में तकरीर जो है वो यूनाइटेड नेशंस में ज़्यादा देखी गई, जो कि दुरुस्त नहीं है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब के अंदाज़ शुमार देख रहे हैं तो आपको समझ आएगी कि सबसे ज़्यादा तकरीर जो है वो नेतन्याहू की देखी गई है यूएन में। लेकिन नून लीग ने जो अपना शेयर किया है मीडिया और मीडिया ग्रुप्स में और पाकिस्तानी टेलीविजन भी उस खबर को चलाते रहे, उस खबर के मुताबिक जो है वो शहबाज शरीफ की सबसे ज़्यादा देखी गई है, विच इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन अगेन आपको सिर्फ याद करवा दें कि इमरान खान की तकरीर जो है वो पहले 24 घंटे के अंदर 7 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर गई थी। इतनी ज़्यादा वो तकरीर देखी गई थी और अभी अगर आप गौर कीजिए तो 1,37,000 अमूमी तौर पर हमारा ब्लॉग जो है वो पहले 4 में इतनी ये नंबर जो है वो क्रॉस कर जाता है और बहुत सारे दोस्तों का तो इससे भी ज़्यादा क्रॉस करता है। तो हेड ऑफ स्टेट ने यूएन के अंदर तकरीर की है गैर महज़ब हरकतें करते हुए। गैर महज़ब मीन के यूएन की जो वहाँ के एटिकेट्स हैं उनके भी वो जो डेस्क बजाते रहे, मुक्के मारते रहे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हिंदुस्तान का नाम तक नहीं लिया अपनी तकरीर में, बल्कि आज़ाद कश्मीर को कंट्रोवर्शियल करके आ गए, मकबूजा कश्मीर का नाम नहीं लिया। मुकम्मल तौर पर एक हारे हुए शख्स की वो तकरीर थी। बहरहाल वापस आते हैं, ये तो आपको बता दिया कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ये जो हमला है इसके ज़ाहिर दूरस आपको बताए जो पाकिस्तान के लिए भी होंगे, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि हम तो बिल्कुल लेटे हुए हैं, हम तो अपने मुल्क के अंदर किसी को आवाज़ नहीं उठाने देते। सेनेटर मुश्ताक के साथ हमने क्या किया, दूसरे लोगों के साथ हमने क्या किया वो आप देख चुके हैं। हम तो किसी को आवाज़ नहीं उठाने देते। अब देखते हैं कि दूसरी मुस्लिम जो ममालिक है वो कैसे
देखते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे ये सिचुएशन डेवलप होती है आपको बताएंगे, लेकिन अब बाकायदा ये जंग का आगाज़ है। अगर इन्होंने तबाही मचाई इन बैलिस्टिक मिसाइल्स में तो फिर जाहिर है इसराइल भी बड़ा रिएक्शन करेगा। ऑलरेडी इसराइल जो है वो लेबनान के अंदर इन्वेजन कर चुका है अपने टैंक्स के थ्रू, अपनी ज़मीनी फ़ौज के थ्रू। पहले उन्होंने हिज़्बुल्लाह की क़यादत को एलिमिनेट किया और अब वो ग्राउंड में अंदर जा चुके हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने पाकिस्तान से रखते हैं, वो भी बड़ी अहम खबर है। वो खबर ये है कि 4 तारीख को इमरान खान साहब ने कॉल दी कि डी चौक पर पहुंचना। अब जब ये पैगाम आया तो उसके बाद हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई था। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि इससे चंद दिन किया जाए, जरूर जैसे खान साहब चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही किया जाए, लेकिन चंद दिन के बाद किया जाए। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि नहीं, खान साहब की मीटिंग है, ये वक्त इम्पोर्टेंट है, टाइम है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने या ना करें तो फायदा। क्यों? क्योंकि जो कुछ कादी साहब 63A के बेंच पर कर रहे हैं, जिस तरीके से छीना जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि शायद 7 तारीख को, कोई कहता है 10 तारीख को, अभी हतमी नहीं जाहिर है, नजराए से पता चलता है, कोई कहता है 7 को, कोई कहता है 10 को, कोई कहता है 15 के बाद ये जो बिल है वो पास करवाना है तरामीम का, जो तरामीम लानी है, और उसके लिए काजी साहब का ये फैसला इम्पोर्टेंट है, जो कि शायद काजी साहब कल दे दें, जितनी तेज़ी में वो लग रहे हैं। वो आपको बाद में बताते हैं कि कितनी जालसाजी के साथ उन्होंने ये बेंच बनाया है। लेकिन बहरहाल ये जब डिस्कशन हुई तो उसमें कुछ लोगों का ख्याल था कि चंद दिन से डिले किया जाए, कुछ का ख्याल था कि नहीं, इमरान खान साहब की जो पब्लिक पल्स की रीडिंग है और सिचुएशन की रीडिंग है उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 4 कहा है तो 4 को होगा। फिर कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि चले ऐसे कर लें, एक दफ़ा फिर खान साहब के साथ बात करते हैं। आज उनसे जब दोबारा बात की गई तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नहीं, ये प्रोटेस्ट, पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो 4 तारीख को ही होगा। आप ऐलान कर दें, वर्कर निकलेगा, कोई और निकले ना निकले, वर्कर हर सूरत निकलेगा, आप इसका ऐलान करें। तो अब हतमी तौर पर ये ऐलान है आपके सामने कि 4 तारीख को इमरान खान ने आपको चौक एहतजाज के लिए बुलाया है, एहतजाज होगा ही, और आपने हर सूरत निकलना है। वजह क्या है? वजह वही है जो कुछ पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किया जा रहा है, और अगर आप ना निकलें तो फिर आपका गिला बनता नहीं है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा के तमाम लोगों को निकलना चाहिए, जैसे रावलपिंडी में लोगों ने निकल के अपनी आवाज़ उठाई और बताया कि लोग जिंदा हैं और लोग ये सब कुछ नहीं होने देंगे। और इस बार इमरान खान साहब की ताकीद भी यही है कि जब तक वो नहीं रोकेंगे एहतजाज नहीं रुकेगा, कोई और कॉल देकर लोगों को वापस नहीं बुलाएगा एहतजाज। क्योंकि पिछली दफ़ा ज़ाहिर है वो इस पर बहुत खुश नहीं थे जिस तरीके से एहतजाज को कॉल ऑफ किया गया, और इस दफ़ा उनकी डायरेक्शन है कि जब तक उनका पैगाम नहीं आएगा एहतजाज बाहर से कोई नहीं रोकेगा। तो ये एहतजाज की कॉल है, आपको हर सूरत निकलना है, कानून को हाथ में नहीं लेना, मतलब कि कानून की खिलाफवर्जी हमने नहीं करनी, हमने अपनी आवाज़ उठानी है। और यकीन कीजिए अगर आप बड़े नंबर में निकल आए तो बस फिर किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। हम हमेशा बांग्लादेश और बहुत सारे और मुल्कों की बात करते हैं, आपको निकलना पड़ेगा। आप कहते हैं लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप ने लीडरशिप दे दी है, इमरान खान ने बैठ के आपको कॉल दे दी है, बाकी आवाम ने निकलना होता है, किसी ने किसी को कंधों पे उठा के नहीं निकलना, आवाम ने खुद निकलना। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि चले मुझे क्या है, कोई और निकल जाए, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप सबकी जिंदगी में तंग होती जाएगी और वो पहले ही काफी हो चुकी है। आपके सामने बिल या खाने पीने की अशिया और दूसरी तमाम चीजें आप उनसे खुद से वैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या तब्दीली आई। इसलिए ये एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट कॉल है, ये बहुत ही क्रिटिकल कॉल है जो इमरान खान ने आपको दी है। अगर आप अभी भी नहीं निकलते तो लीडर तो जेल में बैठ के फिर भी कुर्बानी देगा, लेकिन फिर आपका गिला ये जायज़ नहीं है कि हमें आज तक कोई अच्छा लीडर नहीं मिला और हम निकले नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर आपके सामने 63A का बेंच आपको पता है कि बनाया गया था, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को हटा दिया। उन्होंने तो बेंच नहीं छोड़ा, और कानून के मुताबिक जब तक वो बेंच से अलग नहीं होते वो बेंच नहीं टूट सकता, नया बेंच नहीं बन सकता। लेकिन ये तो कानून है, काजी साहब के सामने तो मैं तो उनको चीफ शैतान कहता हूँ, मतलब चीफ जस्टिस की जाए चीफ शैतान है, वो शैतान आज़म, उनके सामने तो कोई कानून नहीं है। उन्होंने मर्जी से दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बुलाई, जिसमें फिर जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आए, उन्होंने उसको भी इग्नोर किया, और उन्होंने इस बात को भी इग्नोर किया कि अभी तक मौजूद है जस्टिस बेंच के अंदर। उन्होंने बेंच तोड़ दिया, नया बेंच बनाया, उसको बिठा के आज उससे समाप्त भी करवाई और बताया कि क्यों
इमरान खान के वकील सेनेटर अली जफर साहब ने काजी साहब को बारहा अदालत के अंदर कहा कि आप के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, आप इससे अलग हो जाएं, लेकिन काजी साहब ने उनको बोलने ही नहीं दिया। उन्हें कहा कि आप बैठ जाइए, आप जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते, आप पहले हमें सुने, पहले केस चलने दें, पहले फलां को सुने, फलां को सुने। आप हालांकि वो बुनियादी बात कर रहे हैं कि हमें आप पे एतमाद नहीं, आप बेंच से अलग हो जाए। बहरहाल उन्होंने जस्टिस नईम अफगान साहब को शामिल किया बेंच में। जाहिर है जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी मानने से ही इनकार कर दिया था। तो वो तो उन जजेस ने तो साथ अंगूठा लगाना है जो काजी साहब कहेंगे। आज तमाम जजेस खामोश रहे क्योंकि हैं ही सारे खामोश रहने वाले जजेस बाकी। काजी साहब अपनी मर्जी करेंगे। इस 5 या एक आध और जज होंगे। मेरा तो ख्याल ये 5 जज हैं जो काजी साहब के साथ हैं और उन्होंने अब अपना जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो डिस्प्ले किया है। इसके अलावा तमाम जजेस मेरा नहीं ख्याल कोई भी जज इसमें फैसला करेंगे। इसमें भी एक जज ऐसे वो आधा फैसला मानेंगे आधा नहीं मानेंगे, लेकिन काजी साहब का काम चल जाता है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है काजी। अगर इसके बाहर से कोई जज होता तो काजी साहब को टफ टाइम देता। इसीलिए वो जस्टिस लेके आए। सारी उम्र हम पंजाबी जजेस को कहते रहे कि पंजाबी जजेस बुरे हैं। देख लीजिए कि इस बेंच पे 3 जजेस हैं बलूचिस्तान से और वो ये फैसले दे रहे हैं। गौर से अगर हम देखें तो काकड़ साहब भी बलूचिस्तान से थे, वैसे इफ्तिखार चौधरी भी बलूचिस्तान से थे और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जो हाल ही में हम सरफराज बुट्टी साहब और दूसरे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब से ही लोग जो है वो ज़मीर फरोशी करके चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ मिलते हैं। बलूचिस्तान में भी इसकी कमी नहीं है और उसका डिस्प्ले इस वक्त इस बेंच के ऊपर है। बहरहाल आगे देखते हैं कि काजी साहब करते क्या है, लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर ये अब पैगाम दे दिया है। ये जो नया दस्तखती बेंच मैंने कहा है कि जो जहाँ काजी साहब कहेंगे वहाँ पर वो अंगूठा लगा देंगे और देखते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद अगली खबर आपको यही बतानी है कि 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई तावन तंजीम की मिनिस्टर लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है, सरबराह लेवल